तो सोचिए, एक ऐसा देश जिसने अपनी सड़कों पर दोबारा कब्जा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने ना पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए आज समझते हैं अल साल्वाडोर के इसी सबसे बड़े और कह सकते हैं विवादास्पद प्रयोग को। देखिए, एक वक्त था जब अल साल्वाडोर को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता था। गैंग वॉर, फिरौती, हत्याएं, ये सब खबरें इतनी आम थीं कि पूरा देश एक तरह से खौफ के साए में जी रहा था। अब जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो सरकार ने भी एक बेहद सख्त रवैया अपनाया। उनका सीधा सा मानना था कि असाधारण समस्या का समाधान भी असाधारण ही होना चाहिए। और बस इसी सोच ने एक ऐसी कार्रवाई की नींव रखी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे? देखिए, इसके पीछे थे MS-13 और बारियो 18 जैसे कुख्यात गैंग्स। ये सिर्फ कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, नहीं, इन्होंने तो अपनी एक पैरेलल सरकार बना रखी थी जो देश के बड़े हिस्सों को कंट्रोल करती थी और लोगों की जिंदगी का फैसला करती थी। तो सरकार ने लगाई इमरजेंसी और इन गैंग्स पर शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। और आंकड़ा देखिए, सिर्फ 16 महीनों के अंदर देश की लगभग 2% अडल्ट आबादी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतने सारे खूंखार अपराधियों को रखने के लिए कोई आम जेल तो काफी नहीं थी, है ना? और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया CECOT को। पूरा नाम है सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक किला है। एक ऐसा किला जिसे इस तरह बनाया गया है कि यहाँ से भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सीकॉट की सिक्योरिटी को आप कई लेयर्स में समझ सकते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बिजली की बाड़ है, और तो और 2 किलोमीटर के दायरे में कोई मोबाइल सिग्नल काम ही नहीं करता। ऐसा इसलिए ताकि कैदी बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क न कर पाएं। हर कोने पर निगरानी के लिए वॉच टावर हैं और जमीन पर बिछी बजरी किसी भी हलचल का तुरंत संकेत दे देती है। और अगर मान लीजिए कोई इन सबसे बचकर बाढ़ तक पहुंच भी गया तो वहां उसका इंतजार कर रहा होता है 15,000 वोल्ट का करंट। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस जेल की सुरक्षा की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। तो फिर सवाल ये है कि इस किले के अंदर 39,000 कैदियों की जिंदगी आखिर है कैसी? वो कैदी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी बाकी की जिंदगी यहीं गुजारने वाले हैं। यहाँ कैदियों को बहुत छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता है। एक एक सेल में 100 से 150 लोग एक साथ, मतलब हर कैदी के हिस्से में हिलने डुलने के लिए आधा स्क्वायर मीटर से भी कम जगह आती है। अंदर आराम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, न गद्दे न तकिए, हवा आने जाने का भी कोई खास इंतजाम नहीं। और हाँ, लाइटें 2400 घंटे जलती रहती हैं ताकि हर एक हरकत पे नजर रखी जा सके। लेकिन शायद सबसे बड़ी सजा ये है कि ये लोग अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। खाने का मेन्यू भी देखिए, बेहद साधारण और बिल्कुल एक जैसा, बीन्स और चावल, दिन ब दिन, साल दर साल। ये एक रास्ता, ये मोनोटनी भी अपने आप में सजा का ही एक हिस्सा है। इस जेल की 4 दीवारी के अंदर जिंदगी की इस बोरियत को सिर्फ एक ही चीज तोड़ती है, और वो है अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देने का दर्दनाक एहसास। जैसा कि साइको नाम का ये कैदी बताता है, उसने सालों साल से अपने बेटे को नहीं देखा है। अंदर के माहौल और मानसिकता को और गहराई से समझने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्री में इसी साइको नाम के गैंग मेंबर से बात की गई। ये MS-13 का एक बड़ा लीडर माना जाता है। गैंग की दुनिया में ना टैटू सिर्फ कोई डिजाइन नहीं होते हैं, ये उनकी पहचान होते हैं, उनके जुर्मों का एक रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि आंसू की बूंद वाला ये टैटू, इसका सीधा सा मतलब है कि उस शख्स ने किसी की हत्या की है। जब साइको से पूछा गया कि वो गैंग में शामिल क्यों हुआ, तो वो बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई फादर फिगर नहीं था और उसे अपनेपन की एक तलाश थी जो उसे सड़कों पर इन गैंग्स में जाकर मिली। लेकिन अपनेपन की ये तलाश उसे जुर्म की दुनिया में बहुत बहुत दूर ले गई। जब उससे पूछा गया कि गैंग में शामिल होने के लिए पहली हत्या करने की रस्म क्या होती है, तो उसका जवाब गैंग्स की क्रूर सच्चाई को सामने लाकर रख देता है। वो कहता है कि वफादारी साबित करने के लिए पहली हत्या दुश्मन गैंग के किसी मेंबर की करनी होती है, और कभी-कभी ये दुश्मन कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। ये दिखाता है कि गैंग के प्रति वफादारी हर रिश्ते से, हर चीज से ऊपर होती है। और इसी रास्ते पे चलते चलते साइको का अनुमान है कि उसने 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। ये आंकड़ा बस ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए अब वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं। सरकार के इस बेहद कठोर कदम का पूरे देश पर आखिर असर क्या हुआ?
क्या ये तरीका काम कर भी रहा है? आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। जहां पहले होमिसाइड रेट 1 लाख लोगों पर 104 था, वहीं 2023 में ये गिरकर सिर्फ 2.4 रह गया। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं, ये एक जबरदस्त और नाटकीय बदलाव है। इस कार्रवाई ने अल साल्वाडोर को दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों की लिस्ट से निकालकर सबसे सुरक्षित देशों में से एक बना दिया है। आज वहां के लोग बिना डरे सड़कों पर घूम सकते हैं, बच्चे पार्कों में खेल सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इस कामयाबी के साथ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बेगुनाह लोग भी जेल पहुंच गए? क्या मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? और क्या ये शांति हमेशा के लिए है या फिर सिर्फ एक अस्थायी समाधान? आखिर में अल साल्वाडोर का ये मॉडल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सुरक्षा के लिए मानवाधिकारों से समझौता किया जा सकता है? और क्या इस तरह से हासिल की गई शांति लंबे समय तक टिक पाएगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।